अध्याय 2। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहे तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसने असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को वाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज़्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरे प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम के वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हो। उनके मनोभावों की कल्पना करके अपने अपराध को बड़ा चढ़ाकर वह आठों पहर उड़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोड़ लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु है। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहाँ अब खाक उड़ती है। वहाँ मेला ही उड़ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाला कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया की दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियाँ भिनभिनाती थी। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर देना ही अच्छा है। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफ़ी सामान हो चुका है। विलम्ब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथिनी की निंदा न होने देंगे। आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यह कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुँचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद दीवाने खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हपसी पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े, पंखा जल रहे थे। उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखे। आपको केवल खुश करना काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी
चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पीते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति होती है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के सहयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अक्खा आप हैं? आइए आइए, धन्यवाद। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकोड़ी, भवानी, राम गुलाम कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो राम गुलाम, भवानी, छुकड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक की भी सूरत नज़र नहीं आती। न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाला दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार किन्न होई। कहाँ तक उधार बाड़ी ले ले खाई, मांगत मांगत थेतर होई गई ना। भाल, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने की कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटा राम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठते। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भाल, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति बढ़ेगी? बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछकर, मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कोर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह झूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था, उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरने दम तक रहूँगा। आप समदीन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटे, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भाल, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना सौभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपये को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को ही गोली मार दूँ। हाँ साहब, साफ गोली मार दूँ, फिर चाहे फांसी ही क्यों न हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक के खर्च कीजिए, लेकिन जो भी कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रहती है। निष्ठा है, घोर निष्ठा। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूँ। मोटे, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। ये धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे जो, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी है। बस आप ही उबारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले,
ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मनसूखे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। इस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष, कि जिसे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त में नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है, जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे, ऐसा न कहिए सरकार, वकील साहब नहीं तो क्या आप तो है, आप ही उनके पिता के तुल्य है। वह अब वकील साहब की कन्या ही नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए, इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंस खुशी कन्या का पानी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार में कोई बात न उठा रखेगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर है। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। ये किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसे दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ उचित है। आप तो विद्वान हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत अमंगलमय हो सकता है? नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निकली जाती। समदीन साहब को समझाकर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वंश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसके उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकोड़ी, भवानी, गुरदीन, रामगुलाम, एक भी नहीं बोलता। सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। न जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए, अकल छू तक नहीं गई। देख रहे कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। पानी वानी लाओ। पंडित जी, अपने लिए शरबत, आपके लिए शरबत बनवाऊँ या फलाहारी मिठाई बनवा लूँ? मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती है। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूँगा। भाल, फलारी ना? मोटे, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भाल, है तो यही बात। छूत छात सब ढकोसले है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया? छकोड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, कोई तो बोले। अब की भी वही बूढ़ा कहार खस्ता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दिन जाए, ऐसी नौकरी मुझसे न होई। कहाँ लो दोरी दौलत दौरत गोड़ पिराए लागत है। भाल, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खासा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताज़ी मिठाई लाओ, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए, यह खत लाए, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का राम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले में लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली,
कह दिया ना हमें वहाँ ब्याह मंजूर नहीं। भाल, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था, झूठ मूठ का होला करना पड़ता। रंगीली, साफ साफ बात करने में संकोच क्या, हमारी इच्छा है, नहीं करते, किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों न करें। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हज़ार दे मरते। अब क्या वहाँ रखा है। भाल, एक दफ़ा जफान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर वह खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पाती पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था, एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही हाथ से पिघल जाती है। कल्याणी के करुणातोपादक शब्दों ने उनका स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूठे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना। भालचंद पत्नी के आंसुओं को देख कर सूख जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया, इसकी ज़रूरत क्या थी, इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जानने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झाँक कर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए हुए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे, लालसा में व्यग्र होकर। कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी, उसमें भी यह विलम्ब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, हे अभी है, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल, तुम कभी कभी बच्चों की सी बात करने लगती हो। अभी मुझसे कह आया हूँ कि विवाह करना मंजूर नहीं, एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वो अपने दिल में क्या कहेंगे, ज़रा सोचो तो। शादी विवाह का मामला है, लड़के का खेल नहीं कि एक बात तय की अभी पलट गए, भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी, इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। भाल, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वो तय हो गई, अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ न करूँगी, तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो, यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छठी औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ करके आए होते तो मैं नहीं करने को कहती, तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में अपना बड़प्पन है। भाल, तुम्हारे बड़प्पन मालूम होता तो मुझे जो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी। क्या वो पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसे दूसरे को भी सरल समझती हो। रंगीली, इस पत्र में बनावट मालूम नहीं होती, बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भाल, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात भी उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। ये किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं, यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छुपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चमका दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर बेदाग बनना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते तो तुमने सोचा था कि ठहराव की क्या ज़रूरत है, वे खुद ही इतना उचित समझे देंगे कि बल्कि बिना ठहराव के और भी इससे ज़्यादा मिलने की आशा होगी।
अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हिले हवाले करने लगे। ये भलम नसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सिर है। मैं अब शादी ब्याह के नज़दीक ना आऊँगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चीड़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरी हो या अच्छी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहाँ शादी करते हो या नहीं? भाला, जब मैं बेईमान, दगाबाज, झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है? तुम्हारी सूझबूझ की भलैया ले ले। रंगीली, हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहो, मैंने बात टाल ली ना? भाल, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती है। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उड़ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बात कही है उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देख के आओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भाल, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली, इतना ही जितना कोई भालसमान चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भाल, खरे मैं झेपा ही सही, पर शादी वहाँ न होगी। रंगीली, मेरी बला से जहाँ चाहो करो। क्यों? भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भाल, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भाल, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी वहाँ आ पहुँचा। ऐसे सुंदर सुडौल विलस युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के कैसे होठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आँखें। डिल डोल का बाप का सा था। ऊंचा कोट, बिब्रेस, टाई, बटू, हेट उस पर खूब ल रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है, साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपये मिले, और न सही 1 लाख का तो डोल हो। वहाँ अब क्या रखा है? वकील साहब तो रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपये किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म से भी न जमा कर पाऊँगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत न नजर आएगी। फिर 100-200 रुपये कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपये जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया का कुछ मज़ा न लूट सकूँगा। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो, या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसे ही मिले। भुवन, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाए तो भी चू चू न करूँ। दूधार गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुखी है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हालो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवा इसके कि लोग हंसेंगे और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब है उसे गरीबों ही के यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली, चुप कर भी रह आया है वहाँ से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के धना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो 1 लोटे पानी को तरस जाए, बड़े हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली वहाँ से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूँछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटाराम को अंतिम निश्चय सुना दूँ। पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे। जब उसने आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए।
भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहे तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं पकने वाली। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वह कहार गया उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी ही दूर पर था। एक कण में जा पहुँचे, देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठकर चीलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बड़ी बेतलकुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या हमारा? सरकार वहाँ बिगड़ रहे थे कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव है, न जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहा, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी लगे डांटने। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर है। सरकार से 2 अदरली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। इस साल कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटेराम, तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहार, वह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ कर चले गए। ये अपना रौब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा चलूँ? मोटेराम, अजी बहुत नौकरी है। कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताज़ी चीज़? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा? मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, आप चिंता न करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहजी, कुछ तर माल तैयार है? लड्डू तो ताज़े मालूम होते हैं, तोल दो 1 सेर भर। आ जाऊँ वहीं ऊपर ना। यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तर माल चखने लगे। खूब छक्कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते खाते और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। साहजी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते। कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज़ नहीं बनती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटेराम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा, चीज़ अच्छी है, आधा सेर तो लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन कर पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सरे की 9 बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियम अनुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इनको जगह देखकर वह पायलागन करके बोले, महाराज आज रात कहीं चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप ना आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटे, हलवाई की दुकान में कुछ खा आया था। भाल, आज पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हो ले लीजिएगा। मोटे, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भाल, कितने पैसे देने पड़े? मोटे, आपके हिसाब में लिखा दिए। भाल, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटे, कोई 2.5 सरे मिठाई थी और आधा सरे रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी ना होता था। और महाशय, एक ही बार में कोई 4 रुपये का माल उड़ा गए। अगर 1 आध दिन और रह जाए तो यहाँ बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सरे, कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली को बोला, कुछ सुनती हो? ये महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ाए। 3 सरे, पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएगा, आदमी है या बैल? भाल, 3 सरे तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 सेर से कम न होगा, पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भाल, आज और रह गया तो 6 सरे पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना देकर विदा करो।
अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाए, हमें ऐसे मुक्ति नहीं चाहिए। मगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की ज़रूरत न पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटे, हाँ सरकार, अब चलूँगा, 9 बजे की गाड़ी मिलेंगी ना? भला आज तो और रही है। यह कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं महाराज सचमुच न रह जाए, इसलिए वाक्य को यो पूरा किया। हाँ, वहाँ भी लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। मोटे, एक दो दिन तो कोई बात न थी, और भी विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूँगा। पर बुरा न माने तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेशमात भी श्रद्धा नहीं है। और हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जो होते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दे तो हम उसका पालन करें। हम उनके द्वार पहुंच जाते हैं तो वो अपना धन्य भाग्य समझते हैं और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाते हैं। जहाँ आप अपना आदर नहीं, वहाँ एक पल भी ठहरना असहाय है। जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं, वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। महाराज, हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटे, अपराध नहीं हुआ, और अपराध कहते किसे है? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि यह महाशय 3 सेर मिठाई चढ़ कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाइए तो आँख खुल जाए। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाए और डकार तक ना ले। एक एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरोरी की जाती है, रुपए दिए जाते हैं। हम भिक्षु ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर पड़े रहे। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करे। बाबू साहब ऐसा झेपे कि मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे ही महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खलू गया था। अब इसमें संदेह न था, उस पर्दे को ढकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात कहने गया और कहाँ भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से हो क्या सकता था। न जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी जो विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कुशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर ही देना पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठकर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों न बोले? विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती, यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है? रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। वही दुष्ट सामने लेटा था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, जाने भी दो, जब तुम्हें वहाँ विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह है? जो चाहे समझे, जो चाहे कहे। तो जान न बचेगी। आओ 10 रुपये विदाई के बहाने दे दूँ, ईश्वर फिर इस मनुष्य की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत अस्ताते पछताते 10 रुपये निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धतूरे मक्खी चूस की ऐसा रगड़ा कि याद करोगे। तुम समझते होगे कि 10 रुपये देकर इसे उल्लू बना लूँगा। इस फेर में मत रहना। तुम यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपये जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह निकल लिए। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपये भी तो पानी में नहीं गिर। अध्याय समाप्त। दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और कुछ भी सुधार की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।